हेलो एवरीवन। सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। फिजिकल केमिस्ट्री में ना न्यूमेरिकल्स के साथ थ्योरी वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लास्ट 10 ईयर्स के ना जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। बोर्ड एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्यूशन चैप्टर की। पहला क्वेश्चन है, व्हाई एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। अब याद रखना, जो टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करो ना तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीज होता है। तो जो एक्वेटिक स्पीशीज है कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। सेकेंड है, वाई एट हायर ऑल्टीट्यूड पीपल सफर फ्रॉम एनॉक्सिया। एनॉक्सिया में क्या होता है, रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक। अब हाई ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, लेस होता है। एज ए रिजल्ट हमारी बॉडी में जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है लेस होता है। तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू, एज ए रिजल्ट जो पर्सन है वो सफर करता है एनॉक्सिया से, रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन टू ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। हेनरी लॉ हमें बताता है जो पार्शियल प्रेशर है गैस का इन वेपर फेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सोल्यूशन। तो जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस होगा उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। इसको इक्वेट करते हैं P इक्वल टू KH का। KH क्या होता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। दो एप्लीकेशन है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। अगर आप चाहते हो जो CO2 है वो ज्यादा सॉल्युबल हो सोडा वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक में, तो हम जो बॉटल है उसे सील करते हैं हाई प्रेशर में, तो हाई प्रेशर में CO2 डिसॉल्व हो जाता है। सेकंड पॉइंट है, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ डीकम्प्रेशन सिकनेस इन डीप सी डाइवर। जो डीप सी डाइवर होते हैं उनमें डीकम्प्रेशन सिकनेस होता है जिसे हम बेंड्स भी कहते हैं। जब वो वाटर के अंदर जाते हैं तो हाई प्रेशर में नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व होता है और जब वो सरफेस पे आते हैं प्रेशर कम होता है तो नाइट्रोजन के बबल्स बनते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ना जो सिलेंडर लेते हैं उसमें हम नाइट्रोजन की जगह हीलियम डिसॉल्व कर सकते हैं। हीलियम की सॉल्युबिलिटी जो है वो लेस होती है। तो जो ऑक्सीजन है इसे हम डाइल्यूट कर सकते हैं विद लेस सॉल्युबल हीलियम गैस, ताकि जो इफेक्ट है बेंड्स का उसे हम मिनिमाइज कर पाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन व्हेन एसीटोन इज एडेड टू प्योर इथेनॉल। अगर हम एसीटोन ऐड करें प्योर इथेनॉल में, अब ये जो प्योर इथेनॉल के मॉलिक्यूल हैं ये खुद के साथ ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। सो व्हेन एसीटोन इज एडेड टू इथेनॉल, सम हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द इथेनॉल मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन, तो वो ना हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल है सेपरेट हो जाते हैं। ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। इट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है और पॉजिटिव डिविएशन आता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन नॉन आइडियल सोल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप में ना बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और ये तभी होता है जब वेपर प्रेशर क्या हो, कम हो जाए। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में जब नेगेटिव डिविएशन आता है, नेगेटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर जब मिक्सचर का कम हो जाता है तभी हमारा क्या बनता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट टाइप ऑफ डिविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ इज ऑब्जर्व बाय मिक्सिंग क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अगर आप क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स करो तो दोनों के बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। सो AB जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू AA-BB इंटरेक्शन। तो इसमें क्या आता है, नेगेटिव डिविएशन आता है और ओवरऑल जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन आइडियल सोल्यूशन। जो सोल्यूशन ना ओबे करते हैं राउट्स लॉ फॉर ऑल कंपोजिशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें जो AB इंटरेक्शन है दैट इज इक्वल टू AA-BB इंटरेक्शन। डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग इसमें 0 होता है और डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग भी 0 होता है। तो इन सोल्यूशन को हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, what is meant by positive deviation from Raoult's law? Give an example. What is the sign of delta H mixing for positive deviation? अगर हम बात करें नॉन आइडियल सोल्यूशन की, अगर वेपर प्रेशर जो है वो हायर हो जाता है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउट्स लॉ तो इसे पॉजिटिव डिविएशन कहते हैं। अब इस केस में ना जो AB इंटरेक्शन है वो वीकर होता है एज कंपेयर टू AA-BB इंटरेक्शन। तो जो मॉलिक्यूल है वो सेपरेट रहते हैं और वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग इसमें पॉजिटिव होता है, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव होता है। तो अगर आप ग्राफ देखोगे तो वेपर प्रेशर A का B का इंक्रीज हो रहा है और टोटल वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। एग्जांपल है इथेनॉल प्लस एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज मेंट बाय नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, गिव एन एग्जांपल। व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग फॉर नेगेटिव डिविएशन।
फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन, इफ द वेपर प्रेशर इज लोअर देन द एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, अगर राउल्ट्स लॉ से ना वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसे हम नेगेटिव डिविएशन कहते हैं। अब इसमें जो ए बी इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू ए पी बी इंटरेक्शन। जैसे एग्जांपल फिनॉल और एनिलीन है, ये आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है और ये कम वेपर्स बनाते हैं और नेगेटिव डिविएशन होता है। तो अगर आप देखोगे ए का वेपर प्रेशर कम हो गया, बी का ओवरऑल टोटल वेपर प्रेशर कम हो जाता है। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इसमें नेगेटिव होता है और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी इसमें नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट हैपन व्हेन ए प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन साइड। तो सोल्यूशन साइड पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जो ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से, सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नॉर्मली ना ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट है वो सोल्यूशन की तरफ मूव करता है, बट अगर आपने ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया सोल्यूशन साइड पे ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर तो फ्लो रिवर्स हो जाता है। तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है फ्रॉम द सोल्यूशन पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू द सॉल्वेंट साइड, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन एजियोट्रॉप। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, गिवन एग्जांपल। एजियोट्रॉप ना बाइनरी मिक्सचर होते हैं सोल्यूशन में और इनका ना कंपोजिशन सेम होता है, मतलब जो वेपर फेज में कंपोजिशन है लिक्विड फेज में भी क्या होता है, सेम कंपोजिशन होता है। सो दे हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, और ये ना बॉईल करते हैं एक टेम्परेचर पे, सो दे बॉईल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इसे हम एजियोट्रॉप कहते हैं। ए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जब लार्ज पॉजिटिव डिविएशन होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है, तो हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है। एग्जाम्पल है इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल और वाटर में जब इथेनॉल है 95% बाय वॉल्यूम, तो ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 है डिफाइन एजियोट्रॉप। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, गिवन एग्जांपल। अगेन जो एजियोट्रॉप है ये क्या होते हैं, बाइनरी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इनकी सेम कंपोजिशन होता है लिक्विड और वेपर फेज में, और ये बॉईल करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर में। अगर हम बात करें जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है शो करता है लार्ज नेगेटिव डिविएशन। जब नेगेटिव डिविएशन होता है वेपर प्रेशर कम हो जाता है, एज ए रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। एग्जांपल HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, इसमें नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है 68% बाय मास। क्वेश्चन नंबर 14 है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सच एज प्रोटीन एंड पॉलीमर। अगर हमें प्रोटीन और पॉलीमर का मोलर मास पता करना है तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड यूज करते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन और पॉलीमर है ना, याद रखना ये हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, वेरा जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड है इसमें हम ना प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसमें हम मोलैरिटी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी, और मोलैरिटी की कैलकुलेशन ईजी होती है। और जो मैग्नीट्यूड होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का इज वेरी लार्ज इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन भी है तो जो वैल्यू है ऑस्मोटिक प्रेशर का हाई होता है, तो इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल जैसे प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स। क्वेश्चन नंबर 15 है गिव रीजन। फर्स्ट है कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन कुकिंग पैन। अब ये जो प्रेशर कुकर है इसमें हम प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रेशर इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और हाई टेम्परेचर पे जो फूड है वो कुक होता है, सो दैट्स वाई जो कुकिंग है वो फास्टर होता है। सेकेंड है जो आरबीसी है वो श्रिंक करता है व्हेन प्लेस इन सेलाइन वाटर। अब जो सेलाइन वाटर है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है, एज ए रिजल्ट याद रखना क्या होता है, जो आरबीसी है वहां से वाटर बाहर निकलता है और वो श्रिंक कर जाता है। बट स्वेल इन डिस्टिल वाटर, जो डिस्टिल वाटर है ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है, और जो मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की वो हाइपो से हाइपर की तरफ होती है। एज ए रिजल्ट जो वाटर है वो फ्लो करता है सेल में और वो स्वेल करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन वेंट हॉफ फैक्टर। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये रेशियो होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दोनों के रेशियो को हम वेंट हॉफ फैक्टर कहते हैं, और ये हमें बताता है एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो वेंट हॉफ फैक्टर का वैल्यू मोर देन 1 होता है, और एसोसिएशन के केस में लेस देन 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइन एबनॉर्मल मोलर मास। When molar mass which is either lower or higher than the expected or normal value, अगर expected और normal value से जो molar mass है वो ज़्यादा या कम हो रहा है तो इसे हम abnormal molar mass कहते हैं, और ये तब होता है
जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता है सोल्यूट का। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रिडिक्ट द स्टेट ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। पहला है व्हेन i इज फाउंड टू बी मोर देन 1। जब i का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इस केस में क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है सोल्यूट का, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हो रहे हैं। और जब i का वैल्यू लेस देन 1 है तो इस केस में एसोसिएशन हो रहा है, सोल्यूट पार्टिकल क्या हो रहे हैं, नंबर डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है गिव रीजन। मीट इज प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम बाय सॉल्टिंग। अब सॉल्टिंग से याद रखना हाइपरटोनिक कंडीशन होती है, और जो मोस्टली बैक्टीरिया, फंगाई, पैथोजन है वो ना हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में सर्वाइव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है, वो वाटर लूज करते हैं, डिहाइड्रेशन होता है थ्रू ऑस्मोसिस एंड दे विल डाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इसमें पहला क्वेश्चन है गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये एक डिवाइस होता है जिसमें हम ना केमिकल एनर्जी को, जो हमारी रिएक्शन होती है रिडॉक्स रिएक्शन, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वेयरएज इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ना हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हम केमिकल रिएक्शन करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें ना स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है और डेल्टा जी इसमें नेगेटिव होता है। Whereas इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है और इसमें जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस 0। जब आप डाइल्यूशन करते हो तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब कंसंट्रेशन 0 हो जाए तो उसे बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो उस टाइम पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाता है और उसे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट है वाई कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, वो डिक्रीज होता है विद डाइल्यूशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स हैं, जो नंबर ऑफ आयंस है ना पर सेंटीमीटर क्यूब और पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ आयंस क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं विद डाइल्यूशन। और नंबर ऑफ आयन डिक्रीज होने से ना कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टेट कॉलरेश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, राइट इट्स वन एप्लीकेशन। अब ये जो कॉलरेश लॉ है ये हमें बताता है जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रोलाइट का, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनाइन एंड कैटाइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है जैसे NaCl का, दैट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटाइन और एनाइन के ना इक्वल होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें, इट हेल्प इन कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने में हेल्प करता है ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग। ए है डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए वॉल्यूम V is the conductance of all the ions produced from 1 mole of electrolyte dissolved in V centimeter cube of solution। अगर हमारे पास V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन है तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में जितने भी आयंस प्रोड्यूस हो रहा है तो उसकी कंडक्टेंस को हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए ये 1 सेंटीमीटर क्या होने चाहिए, अपार्ट होने चाहिए। एंड द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जो एरिया है इलेक्ट्रोड का, इज सो लार्ज दैट द होल सोल्यूशन इज कंटेन्ड बिटवीन देम। तो पूरा जो सोल्यूशन है इस एरिया में आना चाहिए। तो मोलर कंडक्टिविटी होता है कंडक्टिविटी इनटू V। अगर इसके यूनिट की बात करें, यूनिट होता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हाउ डज मोलर कंडक्टिविटी वेरी विद कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अगर आप क्या करो, डिक्रीज करो, मतलब डाइल्यूशन से क्या होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो ओवरऑल जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई इज ऑल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट करंट फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो और आप डायरेक्ट करंट यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट करंट क्या करता है, इलेक्ट्रोलिसिस करता है सोल्यूशन का। एज ए रिजल्ट ना ज्यादा आयन प्रोड्यूस होता है और जो वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। सो दैट्स वाई हम ऑल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जो फैराडे का फर्स्ट लॉ है ये हमें बताता है द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through electrolyte। तो जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे इलेक्ट्रोलाइट से उतना ज़्यादा जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, लिबरेट या डिपॉजिट होगा। तो W अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज और W इज इक्वल टू ZIT। I इसमें करंट है एम्पियर में, इसमें T है टाइम सेकेंड्स में। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन सेकेंडरी बैटरीज।
जिन बैटरी को हम रिचार्ज कर सकते हैं अगेन एंड अगेन उन्हें हम सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। एग्जाम्पल लेड स्टोरेज बैटरी। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन फ्यूल सेल विद एन एग्जाम्पल। फ्यूल सेल एक तरह का गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल के कंबशन से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और जो फ्यूल है वो हम ले सकते हैं जैसे हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल। एग्जाम्पल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एडवांटेज डू द फ्यूल सेल हैव ओवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। जो फ्यूल सेल है इसके एडवांटेज होता है, सबसे पहले ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी विद एन एफिशिएंसी ऑफ 70%। तो 70% ये एफिशिएंट होता है और ये पॉल्यूशन फ्री होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रॉम द गिवन सेल। जो गिवन सेल हमें दिए हमें आंसर बताना है फॉलोइंग को। पहला है विच सेल इज यूज्ड इन हेयरिंग एड्स। तो हेयरिंग एड में जो सेल यूज किया जाता है उसे हम मर्क्यूरी सेल कहते हैं। सेकेंड विच सेल वॉज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो अपोलो स्पेस प्रोग्राम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज किया गया था। थर्ड है विच सेल इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में ना लेड स्टोरेज बैटरी यूज किया जाता है। और फोर्थ है विच सेल डज नॉट हैव ए लॉन्ग लाइफ। तो जो ड्राई सेल होता है उसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन। इसका ए पार्ट है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। सपोज आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट है, आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड। तो डिफरेंट सब्सटेंस क्या होगा, डिपॉजिट होगा एट द इलेक्ट्रोड और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके इक्विवेलेंट वेट के। तो अगर आपने दो सब्सटेंस लिया 1 and 2 तो W1/W2 जितना अमाउंट वो डिपॉजिट हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट 1/2। बी है करोजन। करोजन क्या होता है, द केमिकल अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज। जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है वो केमिकल अटैक करती है मेटेलिक सरफेस पे। एज ए रिजल्ट जो मेटल का सरफेस है उस पर फॉर्मेशन हो जाता है ऑक्साइड का, सल्फाइड का, कार्बोनेट का। तो इसे हम करोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाई आर आयरन पाइप्स यूजली कोटेड विद जिंक। आयरन पाइप को हम कोट करते हैं जिंक से। ऐसा इसलिए होता है जो जिंक है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है देन आयरन और ये प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जिंक जो है ना आयरन की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, खुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। देयरफॉर जो जिंक है वो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। 12th है व्हाई डज मर्क्यूरी सेल गिव ए कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट इट्स लाइफ। जो मर्क्यूरी सेल है वो कांस्टेंट वोल्टेज देता है। ऐसा इसलिए होता है जो ओवरऑल रिएक्शन है ना इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी आइंस। तो ओवरऑल जो रिएक्शन है मर्क्यूरी सेल का उसमें आइंस इन्वॉल्व नहीं होता। अगर आइंस की कंसंट्रेशन चेंज होता है ना तो वोल्टेज चेंज होता है और अगर आइंस का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे ओवरऑल रिएक्शन में तो एज ए रिजल्ट ना वोल्टेज भी कांस्टेंट रहता है। The overall reaction does not involve any ions whose concentration can change during its lifetime, so that's why mercury cell का constant voltage होता है। Next chapter है chemical kinetics। पहला क्वेश्चन है define rate of reaction। rate of reaction क्या होता है, change in concentration, that is either decrease in concentration of reactant, या आप decrease कर रहे हो concentration of reactant और increase कर रहे हो concentration of product per unit time, तो इसे हम rate of reaction कहते हैं। हमें दो फैक्टर बताना है जो अफेक्ट करते हैं rate of reaction। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करो तो रेट चेंज होता है। सेकंड टेम्परेचर, विद चेंज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन के रेट के इक्वल होता है फॉर विच द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिटी। अगर सपोज जो कंसंट्रेशन है रिएक्टिंग स्पीशीज का वो यूनिटी है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो के इक्वल होता है, तो उसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। थर्ड है डिफाइन द फॉलोइंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ए रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है विच मस्ट बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट। तो हम रिएक्टेंट को सप्लाई करते हैं टू इनेबल देम टू क्रॉस ओवर द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। तो जो एनर्जी बैरियर है उससे वो क्रॉस कर पाए बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो अगर आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो एक पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर होता है जिसे ना रिएक्टेंट को क्रॉस करना होता है। तो वो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म है उसकी पावर को जब हम ऐड करते हैं तो उसे हम ऑर्डर कहते हैं। वेरस मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज अंडर साइमल्टेनियस कोलिजन। तो जो रिएक्टिंग स्पीशीज है वो साइमल्टेनियसली कोलिजन करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में, उसे हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। अब ये जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है
ये जीरो या फ्रैक्शन हो सकता है, वेयरएस मॉलिक्यूलरिटी ना कैन नॉट बी जीरो। और जो ऑर्डर है ये ना एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए होता है, वेयरएस मॉलिक्यूलरिटी जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, जो एक स्टेप में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग ए कैटलिस्ट ऑन ए एक्टिवेशन एनर्जी, बी गिव्स एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। अगर आप कैटलिस्ट ऐड करो ना तो कैटलिस्ट ना क्या करता है, रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करता है, एक ऑल्टरनेट पाथ और रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है और ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। सेकंड है गिव्स एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। जो कैटलिस्ट है वो गिव्स एनर्जी को चेंज नहीं करता, तो कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट डेल्टा जी ऑफ ए रिएक्शन। सिक्स्थ है, विल द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर इफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज जीरो। नॉर्मली ना रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है देन जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका आंसर नो होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। ए है हाफ लाइफ पीरियड विच इज टी हाफ। टी हाफ एक ऐसा टाइम होता है जब ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, तो उसे टी हाफ कहते हैं। बी है इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन जो है इट डिफाइन एज वन इन विच मॉलिक्यूल कोलाइड विद सफिशिएंट एनर्जी। जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं सफिशिएंट एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन से, सो दैट जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और जो रिएक्शन है वो अकर होता है। आई होप आपको लास्ट 10 ईयर्स के फिजिकल केमिस्ट्री के थ्योरी वाले क्वेश्चन समझ आए हो, तो बोर्ड एग्जाम से पहले एक बार इन सारे क्वेश्चन को पढ़ के जरूर जाना।